Now, let's once again try to understand the concept of induction. हम इंडक्शन के कंसेप्ट को एक और बार एक और तरीके से विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। यहां एक सर्कुलर कॉइल है जो गोज है और यहां दूसरी सर्कुलर कॉइल है जो एक बैटरी और की से कनेक्टेड है। यदि हम की को क्लोज करेंगे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। बैटरी की वजह से इस कॉइल में, इस सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो होने लगेगा। यदि हमने इस की को ओपन कर दिया सर्किट ओपन हो जाएगा। सर्किट के ओपन हो जाने से इसमें करंट फिर बंद हो जाएगा। और इसके बगल में एक कॉइल रखी हुई है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम प्रैक्टिकली अपने डे टू डे लाइफ में इंडक्शन को पहले समझने की कोशिश करें। इट्स अ कॉमन फिनोमेना, very much common phenomena, when two friends sit together, they always induce each other. वो दोनों एक दूसरे पर अपना प्रभाव, अपना इफेक्ट डालने की, अपना इफेक्ट छोड़ने की कोशिश हमेशा करते हैं और वहां पर होता ही है। हमने यदि प्रैक्टिकली मेरी बात करूं तो मैंने तो ढेर सारे इंडक्शन के इफेक्ट देखे हुए। मैंने ऐसे ऐसे बंदों को देखा हुआ है जो 10th क्लास तक बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, बिल्कुल मस्ती के मूड में रहते थे और 10th क्लास में 57% लेकर आए और उस 57% के साथ में सिर्फ एक ही परिवर्तन हुआ। 11th क्लास में उनको बड़ा अच्छा फ्रेंड मिल गया, बड़े अच्छे पर्सन के साथ में बैठने लगे। दिमाग था, जबरदस्त दिमाग था, मगर वो दिमाग पढ़ाई में चलने के बजाय तरह तरह के काम में चलता। सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं चलता, बाकी हर जगह चलता। स्कूल में बम फोड़ना, इसको परेशान करना, उसको और अलग अलग कलाकारियां करना। कलाकारियां करने में दूसरा दिमाग लगता है। आई ऑलवेज से द मोस्ट नॉटी पर्सन इज ऑलवेज अ मोस्ट ब्रिलियंट पर्सन। वो अपना दिमाग जब गलत तरीके से लगाने लगता है तो वो नॉटी कहलाने लगता है। यदि वही दिमाग सही तरीके से लगने लगे then he may be one of the most creative person, one of the most innovative person. They always say यदि कोई बच्चा नॉटी नहीं है, चुपचाप बैठता है, शांत बैठता है, तो इसका ये भी मतलब है कि उसको दिमाग नहीं है, इज अडल्ट। उसके पास बोलने के लिए विचार भी नहीं है, उसके पास कुछ नया करने के लिए दिमाग भी नहीं है, तो शायद वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। हमने सब कुछ में ऐसे ऐसे पर्सन को देखा और इंडक्शन के इफेक्ट को देखा। वो पर्सन जब सही पर्सन के साथ में बैठने लगे and he started talking about subject, physics, chemistry, maths, and he started challenging each other. ये प्रॉब्लम करके दिखा दे, and he accepted the challenge. वो तो सिर्फ चैलेंज बाजी नहीं पढ़ना चालू करे, मैंने कहा कि करके दिखा दे सवाल, और उसने कहा कि भी करता हूं। Once again, it was not because वो उस प्रॉब्लम को करना चाहता था, it was not because वो पढ़ना चाहता था, it was just because वो चैलेंज में हारना पसंद नहीं करता। He got a challenge और उसने उसका सवाल करा और कर दिया। और ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार, हमेशा। इफेक्ट ऑफ इंडक्शन। उसने जो बिल्कुल नहीं पढ़ता था वो पढ़ने लगा। 2 साल बाद आई हैड सीन की फर्स्ट अटेम्प्ट में
वो IIT JEE क्रैक करा with 467 रैंक, and nobody would have imagined कि यह बंदा जो 10th बोर्ड में 57% लेकर आया, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में IIT JEE 467 रैंक से क्रैक करेगा, जस्ट बिकॉज उन 2 सालों में वहां इंडक्शन का इफेक्ट। और हमने कई ऐसे भी पर्सन देख रखे हैं जो 10th क्लास में 93% लेकर आए, मगर 11th और 12th क्लास के दौरान एक गलत फ्रेंड के साथ में बैठने लगे, उन पर नेगेटिव इंडक्शन का इफेक्ट होते देखा। हमने यह देखा कि वो जब आए थे तो बड़े अरमान के साथ में आए थे IIT JEE के लिए पढ़ना, खूब पढ़ना बड़ी अधिक इंटेंसिटी के साथ पढ़ना भी स्टार्ट करा, बट एज द टाइम पास वो जो एक गलत फ्रेंड था वो उस केस में वो डोमिनेट कर गया। पहला केस ऐसा था, वो जो डोमिनेटिंग पर्सन था वो ब्रिलियंट पर्सन था, उसने 57% वाले को इंड्यूस कर लिया, और इस केस में ये शायद सबमिसिव रह गया, ये गलत फ्रेंड के साथ में बैठ गया, उसको सिर्फ एक ही बात सोचती थी कि आज किस मूवी में चलना है, आज किस जगह चलना है, आज किस लड़की के पीछे चलना है, आज किसका एड्रेस पता करना है, दिस वाज द ओनली टॉक। और अल्टीमेटली आफ्टर 2 years रिजेक्टेड। 93% वाले बंदों को भी रिजेक्ट होता है, देखा है, इट्स ऑल इंडक्शन, इट्स ऑल द टाइप ऑफ फ्रेंडशिप यू मेंटेन। आप किसके पास में बैठे हो, आपके ऊपर किस तरह से दबाव छोड़ रहा है, बस उसी तरह का कुछ फिनोमेना हम इलेक्ट्रिसिटी में ऑब्जर्व करते हैं, उसी चीज को हम इंडक्शन कहते हैं। वी यूज्ड टू से, जब हम इस कॉइल को क्लोज करते हैं, इस कॉइल को क्लोज करने से जब इस कॉइल में करंट फ्लो होना चालू होता है, तो इस कॉइल में फ्लो होता हुआ करंट वह इस कॉइल पर असर छोड़ता है, और उसकी वजह से इस कॉइल में भी करंट दिखने लगता है, और उतने समय के लिए दिखता है जब तक कि इसमें करंट बढ़ रहा है। और खास बात सिर्फ इस कॉइल का इस पर ही असर नहीं होता है, बल्कि इस कॉइल का भी इस कॉइल पर असर होता है। वह कॉइल इस कॉइल में बढ़ते हुए करंट को रोकने की कोशिश करती है, प्रिवेंट करने की कोशिश करती है। इस कॉइल का बढ़ता हुआ करंट वो इस कॉइल में करंट बढ़ाएगा, जबकि इस कॉइल का जीरो करंट वह इस कॉइल में बढ़ते हुए करंट को रोकेगा। दिस इज टर्म्ड एज इंडक्शन, इसी को हम इंडक्शन कहते हैं। नाउ विद that phenomena of induction, I would continue the topic with self-induction. ये कहां होता है मैं समझाता हूं। इस तरह का एक कॉइल है, इट्स insulated conducting wire forming a coil of this sort. We call it a solenoid. We also call it a inductor. हमने इसके पहले इस तरह के इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए सोलेनॉइड शब्द सुन रखा है। हम इस चैप्टर में इस तरह की कॉइल के लिए एक एडिशनल टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज इंडक्टर। इन फैक्ट सच अ इंडक्टर इज सेवरल सर्कुलर कॉइल प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। अब हम कहते हैं जब इस इंडक्टर में करंट बढ़ेगा
इस करंट के बढ़ने से किसी भी कॉइल में करंट बढ़ेगा, और किसी भी कॉइल में जब करंट बढ़ेगा तो इसके बगल वाली कॉइल उस बढ़ते हुए करंट को प्रिवेंट करने की, उसको रोकने की कोशिश करेगी। इसके बगल वाली कॉइल भी इसी का हिस्सा है, इसी का पार्ट है। मतलब इस सोलेनॉइड में एक कॉइल में बढ़ते हुए करंट को दूसरे कॉइल अपोज करेगी, रेजिस्ट करेगी। मतलब कि यह पूरा का पूरा डिवाइस ही अपने अंदर बढ़ते हुए करंट को अपोज करेगा, अपने अंदर करंट को आसानी से बढ़ने नहीं देगा। Such a phenomena we call it self induction। इस कॉइल के अंदर अपने ही अंदर इंडक्शन होएगा। जब भी इस कॉइल में करंट बढ़ेगा तो बढ़ते हुए करंट को एक अपोजिशन मिलेगा, और इस तरह का सेल्फ इंडक्शन देखा जाता है इन दिस इलेक्ट्रिकल डिवाइस, वी कॉल इट सोलेनॉइड और इंडक्टर। हम कहते हैं जब भी इस इंडक्टर में करंट आई है तो इस इंडक्टर के साथ में कुछ फ्लक्स लिंक्ड होते हैं, एंड दोस flux linked with the solenoid balance like this। इस तरह से इस तरह के सोलेनॉइड में जब भी करंट आई है तो इसमें फ्लक्स लिंक्ड होते हैं, and we used to say the flux density within the solenoid is uniform। इस सोलेनॉइड के अंदर जो फ्लक्स डेंसिटी है वह यूनिफॉर्म होती है। इस सोलेनॉइड के ठीक बाहर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल और जीरो होती है। We used to say this length of solenoid is L, the radius of solenoid is R। It's termed as long solenoid if length is greater than 5R। It's long solenoid if length is greater than 5R। And for such long solenoid, we know that magnetic field within the solenoid is mu naught Ni। Mu naught is magnetic permeability of vacuum, I is current in the solenoid, and N is number of turns per unit length in the solenoid or inductor। हम इसी सोलेनॉइड, हम इसी इंडक्टर को सबसे पहले पढ़ना और समझना और सीखना चाहते हैं, और इसमें किस तरह से सेल्फ इंडक्शन होता है इस बात को समझना चाहते हैं। हम कहते हैं if phi is
मैग्नेटिक फ्लक्स linked with solenoid or inductor. Why is magnetic flux linked with solenoid or inductor? And I is current flowing in it. तो एक बात बिल्कुल साफ है, this magnetic flux phi would be directly proportional to I. सोलेनॉइड में जितना अधिक करंट होगा उतना ही अधिक उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। और इस एक्सप्रेशन से भी हम देख सकते हैं B इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो जितना अधिक करंट इसमें होगा उतना ही अधिक वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम हटा सकते हैं और इसकी जगह पर हम एक इक्वालिटी साइन और एक कांस्टेंट जिसको हम L से डिनोट करेंगे। One can always write magnetic flux phi is Li. Here L is termed as coefficient of self-induction. Of inductor or solenoid coil. Here L is termed as coefficient of self-induction of an inductor or a solenoid coil. This coefficient of self-induction, it's always a constant for any inductor coil or any solenoid coil. किसी भी solenoid coil के लिए यहाँ coefficient of self-inductance constant होता है. It depends on length of solenoid. कितना लंबा है solenoid? The number of turns in the solenoid. इस solenoid में कितने turns दिए हैं? The radius of solenoid. In the cross section area of solenoid. We used to say if one can always define coefficient of self-inductance like this. If current is 1 ampere, magnetic flux would be equal to L. I'll define coefficient of self-inductance as magnetic flux linked with inductor coil when current passing through it is 1 ampere. L is magnetic flux linked with coil when current in it is 1 ampere. तो कॉइल के अंदर करंट 1 एम्पियर है। इस करंट के साथ उसमें जो भी कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है, दैट इज टर्म्ड एज
coefficient of self inductance of that magnet, of that inductor coil. This L would be given in phi would be in Weber, current in ampere. It's given in terms of Weber per ampere. SI unit of L is Henry. It's denoted by H. Hence, 1 Henry is always equal to 1 Weber per ampere. One Henry is equal to 1 Weber per ampere. Aji? According to induced EMF, B and I, वो B है, B. I equal to B and A. अभी मैं उस पर आता हूं, मैं बिल्कुल उस पर आने वाला हूं 100%. जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हो, उस पर अभी ये मानने वाले पक्का है. 1 Henry is equal to 1 Weber per ampere. By this definition, we may define 1 Henry like this. 1 Henry is inductance of a coil whose flux linked is 1 Weber when 1 ampere of current is passed through it. 1 Henry is, हम 1 Henry को define कर रहे हैं. 1 Henry is inductance of a coil when flux linked with it is 1 Weber at a current value of 1 ampere in it. 1 Henry is inductance of a coil whose flux linked is 1 Weber at current of 1 ampere. This would be the definition of 1 Henry. Although 1 Henry is a very large inductance value. इतनी अधिक इंडक्टेंस वैल्यू किसी इंडक्टर की होना बहुत मुश्किल होता है. ऐसे इंडक्टर बहुत बड़े बड़े और बहुत हैवी इंडक्टर बनेंगे. इतनी अधिक इंडक्टेंस वाले इंडक्टर नहीं होते हैं प्रैक्टिकली. प्रैक्टिकली हमारे पास जो इंडक्टर होते हैं वह 1 मिली हेनरी, जिसको हम लिखते हैं 1 NH, this is 10 to the power -3 हेनरी, और 1 माइक्रो हेनरी जो प्रैक्टिकली अवेलेबल इंडक्टर कॉइल होती है उनका इंडक्टेंस मिली हेनरी और माइक्रो हेनरी के रेंज में होता है. 1 माइक्रो हेनरी 1 UH ऐसे देखा जाएगा 10 to the power -6 हेनरी. इस रेंज में प्रैक्टिकली अवेलेबल इंडक्टर कॉइल होती है. नाउ according to Faraday's law,
जब भी किसी इंडक्टर कॉइल में करंट चेंज होगा तो करंट के चेंज होने से वहां मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। इंड्यूस ईएमएफ is minus d phi by dt। फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी। हमने चैप्टर की शुरुआत इस कंसेप्ट से करी है। तो ईएमएफ इंड्यूस इन अ इंडक्टर कॉइल वुड बी माइनस डी बाय dt ऑफ Li, but L is a constant for any inductor। किसी भी इंडक्टर के लिए L एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। Hence EMF induced is minus L into di by dt। This is EMF induced in a inductor। जरा इस एक्सप्रेशन को हम फिजिकली समझने की कोशिश करते हैं। यह एक इंडक्टर कॉइल है। इस इंडक्टर कॉइल का कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L है। सबसे पहली बात, यह जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। यह किसी भी इंडक्टर कॉइल के लिए एक फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। यह डिपेंड करेगा कि यह इंडक्टर कितना लंबा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंडक्टर। यह डिपेंड करेगा व्हाट इज द रेडियस ऑफ इंडक्टर। इस इंडक्टर का रेडियस कितना है। यह डिपेंड करेगा हाउ मेनी टर्न्स डू वी हैव इन द इंडक्टर। कितना डेंसिटी इन टर्न्स को बनाया गया है। यदि आपने ज्यादा डेंसिटी बनाया तो इंडक्टर वैल्यू कुछ और होगी, कम डेंसिटी बनाया तो इंडक्टर वैल्यू कुछ होगी। मींस द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन द ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स ऑफ द सोलेनॉइड कॉइल और द ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स ऑफ द इंडक्टर कॉइल। पूरी तरह से ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा। अब हम कहते हैं कि किसी भी समय पर यदि इसमें करंट आई है और किसी वजह से किसी तरह से यदि हम इसमें करंट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, यदि इसमें करंट को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी तो यह इंडक्टर उस बढ़ते हुए करंट को अपोज करेगा, अपने अंदर यह करंट को बढ़ने नहीं देगा और अपने अंदर करंट को बढ़ने से प्रिवेंट करने के लिए, उसको अपोज करने के लिए यह अपने अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस कर लेगा। This negative sign suggests us that this induced EMF would oppose the change in current। यह इंड्यूस ईएमएफ उतना ही अधिक होगा जितना तेजी से करंट चेंज हो रहा है। जितना तेजी से आप करंट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो उतना ही अधिक इंड्यूस ईएमएफ। दिस इंड्यूस ईएमएफ वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। हम आगे जाकर मैकेनिक्स में और इलेक्ट्रिसिटी में एक एनालॉजी देखेंगे। हम कहेंगे जितने मैकेनिकल सिस्टम्स हैं उन्हीं के एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स होते हैं। जिस तरह से मैकेनिकल सिस्टम में मास होता है, मास इज प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट पोजेस इनर्शिया। मास किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी अपने अंदर होने वाले किसी भी तरह के परिवर्तन को अपोज करता है, रेजिस्ट करता है। मास की वजह से आप फोर्स लगाते हो,
तो वह बॉडी उस फोर्स से होने वाले इफेक्ट को अपोज करती है, एक्सीलरेशन को अपोज करती है, उसकी वजह से होने वाली चेंज इन वेलोसिटी को अपोज करती है। अधिक मास होएगा तो एक्सीलरेशन कम होएगा, उसकी चेंज इन वेलोसिटी कम होगी। मास यदि कम हुआ मतलब इनर्शिया कम हुआ तो एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, तो वेलोसिटी तेजी से चेंज हो सकेगी। इसी तरह से इंडक्टर कॉइल का कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होता है। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से कोई सी भी कॉइल अपने अंदर होने वाले परिवर्तन को अपोज करती है, अपने अंदर होने वाले चेंजेस को अपोज करती है। आप उसमें करंट चेंज करना चाह रहे हो मगर वो कॉइल अपने अंदर करंट को चेंज होने नहीं देगी और उसको रोकने के लिए वह ईएमएफ इंड्यूस कर रही है। और यह नेगेटिव साइड यही बता रहा है that this current would be opposed, the change of current would be opposed by the inductor coil. From this expression, one can also conclude that this हम induced EMF को वोल्ट में लिखेंगे, माइनस एल डी बाई डी टी को हम लिखेंगे एम्पियर सेकेंड में। मीन्स इंडक्टेंस एल would be given in volt second per ampere. Hence, this would be another unit of inductance. 1 Henry can be written as 1 volt second per ampere. From this expression, I may redefine coefficient of self-inductance. इस एक्सप्रेशन से मैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को रिडिफाइन कर सकता हूं। Induced EMF is L minus L di by dt. If di by dt is 1 ampere per second, if di by dt is 1 ampere per second, then induced EMF is equal to minus L. Then from here I will write coefficient of self-inductance is EMF induced in the inductor coil when rate of change of current is 1 ampere per second.